3 दिन गुजर गए। इन डाकुओं ने मेरी खूब खबरगिरी की, अच्छा खिलाते पिलाते, दवा दारू भी करते। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सूजन बहुत कम हो गई थी, मगर बाएं टांग पर अभी भी दबाव डालता तो दर्द उठता था। मैं यहाँ कुछ रोज मजीद कयाम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर जाना चाहता था। जब तक मैं मुकम्मल तौर पर चल नहीं सकता था, मैं वापस नहीं जा सकता था। इस दौरान लक्खू एक रात मेरे पास आया और चारपाई पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। वो मुझसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद बोला, ठाकुर बाबू, तुम अपने खानदान की एक ही औलाद हो। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारे लिए दौलत छुपा कर रखी है, उस पर तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे बदमाश चचा का हक नहीं। हम चाहते हैं कि वो दौलत सिर्फ तुम ही को मिले, लेकिन हमारी मदद के बगैर तुम अपनी दौलत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा चचा तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम वापस जाओगे तो वो तुम्हें एक बार फिर अपने गुंडों की मदद से कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, लक्खू काका, फिर तुम जिस तरह कहते हो मैं उसी तरह करूंगा। लक्खू का चेहरा खिल गया। बीड़ी एक तरफ फेंक कर बोला, ऐसा करते हैं कि तुम हमें बता दो कि हवेली में तुम्हारे पिताजी ने हीरे जवाहरात वाली हंडिया किस जगह दबाई है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये डाकू खूब तरकीब बता रहा था, मगर मुझे अभी इन लोगों के डेरे पर कुछ दिन रहकर अपनी सेहत को बहाल करना था। मैंने कहा, लक्खू काका, आज चांद की कितनी तारीख है? मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी। वो बोला, पहली या दूसरी होगी। क्यों, तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरे पिता ने स्वर्गवास होते हुए कहा था कि हांडी को चांद की 21 तारीख को जमीन से निकालना। अगर पहले निकालोगे तो हांडी तुम्हें खाली मिलेगी, इसमें दौलत नहीं होगी। ये लोग इस किस्म की बातों पर बहुत एतकाद रखते हैं, ये मुझे मालूम था। लक्खू बोला, तब हमें 20 एक रोज के लिए ठहरना होगा। फिर खुद ही हंस कर कहने लगा, अरे बाबू, कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पास हो, हम भी यही हैं। 20 रोज बाद चलकर हंडिया निकाल लेंगे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हालांकि मुझे इतने दिन वहां ठहरना नहीं था। मेरी टांग का दर्द ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों में ठीक हो जाने वाला था। उसके फौरन बाद मुझे वहां से चुपके से रूपोश हो जाना था। इन लोगों ने एक गाय भी रखी हुई थी। मुझे रोजाना उसका दूध पिलाते, मक्खन भी खिलाते। मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह सेहतमंद हो गया। 1 हफ्ते बाद टांग का दर्द भी जाता रहा। अब मैं वहां से कश्मीर की तरफ निकल जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कश्मीर तक जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। ये भी ख्याल था कि किसी तरह एक रिवॉल्वर ही मिल जाए। इन डाकुओं के पास राइफलें और पुराने फैशन की 2 नाली बंदूकें तो थीं, मगर पिस्तौल वगैरह कोई नहीं था। मैंने सोचा कि पिस्तौल की भी जरूरत नहीं, मैं किसी बहाने लक्खू काका से कुछ रुपए बतौर कर्ज ले लेता हूँ। मुसीबत ये थी कि अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा था। मैं उनकी मर्जी के बगैर वहां से पांव बाहर नहीं निकाल सकता था। मुझे महसूस हो गया था कि मेरी खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही है। मैं अगर नदी पर मुंह हाथ धोने के लिए जाता तो 2 राइफल बरदार डाकू मेरे साथ होते। लक्खू ने ये बहाना बनाया था कि मेरी हिफाजत इसलिए की जा रही है कि कहीं मेरे चचा के गुंडे यहाँ आकर मुझे कत्ल न कर दें। इस असना में ऐसा हुआ कि रात को बाहर कुछ शोर सा हुआ। मैं झोंपड़ी में लेटा फरार के मंसूबे बना रहा था। पहले दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई, फिर आदमियों की बातें करने और कह लगाने की आवाजें आने लगी। मैंने उठकर झोंपड़ी के बाहर सर निकाल कर देखा। कुछ फासले पर लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने लक्खू वगैरह को देखा। कुछ अजनबी लोग अपने घोड़े के पास खड़े लक्खू और रामू से बातें कर रहे थे। लक्खू कह रहा था, दादा सिख दयाल, तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। हम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया लेकर लड़की को छोड़ेंगे। अरे हमारे पास तो सोने की चिड़िया आकर फंस गई है। उसके पास जो आदमी खड़े थे उनमें से एक ने कहा, बस अब तुम इसे हिफाजत से अपने पास रखो, हम इसके घर वालों से बात करते हैं। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। उसके साथी भी घोड़ों पर बैठ गए। फिर वो दरख्तों के अंधेरे में चल पड़े। लक्खू ने बुलंद कहकहा लगाकर रामू से कहा, अरे रामू, हमारी तो किस्मत फिर जाएगी। लड़की राजे महाराजों के खानदान से राजकुमारी है, बस 24 घंटे इसकी पहरेदारी करना। रामू बोला, दादा तुम फिक्र न करो, समझो मैंने लड़की को संदूक में बंद करके चाबी अपनी जेब में रख ली है। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, आप भी समझ गए होंगे। इन लोगों के दूसरे साथी किसी अमीर कबीर घराने की औरत को अगवा करके ले आए थे। अब उसे यरगमाली बनाकर उसके माँ बाप से सौदा करने वाले थे। इस किस्म की वारदातें ऐसे लोग अक्सर करते रहते थे। मैंने इसमें किसी खास किस्म की दिलचस्पी न ली और चारपाई पर लेटकर फरार के अपने मंसूबों पर गौर करने लगा। दूसरे दिन लक्खू मेरे पास आया। मैं दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि आज किसी बहाने लक्खू से मैं कुछ रुपए बतौर कर्ज लूं, ताकि आज ही रात को मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊं। लक्खू मेरे पास आकर बैठ गया और बड़ी राजदारी से बोला, ठाकुर बाबू, तुमसे एक बात करनी है। मैं समझ गया कि लक्खू मुझसे यही कहने आया है कि मैं चांद की 20-21 तारीख का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे साथ आज ही रात को हवेली में चलो और वो जगह दिखाओ जहाँ सोने की डलियों वाली हंडिया दफन है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे। मैंने कहा, कहो दादा, क्या बात है? उसने मुझे उस लड़की के बारे में सारी कहानी सुना दी जिसको उसके साथ ही अगवा करके लाए थे और जिसका मुझे रात को इल्म हो चुका था। लक्खू सारी कहानी सुनाने के बाद बोला,
हमारे आदमी लड़की के बाप से बातचीत करने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूं कि लड़की के हाथ से एक खत लिखवा कर उसके बाप को दिया जाए, जिसमें वो लिखे कि मैं यहाँ सख्त मुश्किल में हूँ। अगर तुमने 1 लाख रुपए न दिए तो ये लोग न सिर्फ मेरी इज्जत लूटेंगे बल्कि मुझे कत्ल भी कर देंगे। लड़की पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम उससे बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। हम जट अनपढ़ लोग हैं, तुम्हारी बात का उस पर असर होगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे लड़की के पास ले चलो, मैं उससे बात करता हूँ। लक्खू बोला मेरे साथ आओ। टीले की दूसरी जानिब एक जगह चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग के धाने पर एक डाकू राइफल लिए बैठा पहरे दे रहा था। लक्खू बोला लड़की अंदर बैठी है, तुम जाकर उसे समझाओ, हमें उससे एक खत जरूर लिखवाना है। हमारी बात वो नहीं मानेगी, तुम उसे समझाओ कि 1 लाख रुपए लिए बगैर हम लोग यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। मैं सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी। 5-6 कदमों के बाद मैंने एक लड़की को देखा। जमीन पर सफ बिछी थी। लड़की जानों पर सर रखे गुमसुम सी सफ पर बैठी थी। करीब ही मिट्टी का दिया जल रहा था। एक थाली और पीतल का गिलास पड़ा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सर उठाकर देखा। जर्द रंग की उस लड़की की उम्र 18-19 साल होगी। मैं पतलून कमीज में था और डाकुओं से मुख्तलिफ आदमी लग रहा था। उसने मुझसे बड़ी शाइस्ता हिंदी आमेज उर्दू जबान में पूछा, क्या तुम भी इन डाकुओं के साथी हो? मगर तुम मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हो, प्लीज मुझे इस नर्क से निकालो। इन लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं उसके करीब ही सफ पर बैठ गया। लड़की के मासूम और पुरजलाल हुस्न ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। लड़की का चेहरा, उसके नक्श और उसके गुफ्तगू करने का अंदाज बता रहा था कि उसका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जहां इज्जत और वकार की खातिर जान कुर्बान कर देना बड़े फख्र की बात समझी जाती है। मैंने उसी लम्हे सोचे समझे बगैर ये फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर उसके माँ बाप के घर पहुँचाऊंगा। मैं उसकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरे दिल का फैसला था और दिल के फैसले बड़े सही होते हैं। मेरे दिल ने सोचना शुरू कर दिया था और वो मुझे दूसरे रास्ते पर डालने लगा था कि मैंने सोचना बंद कर दिया। अपने दिल के फैसले पर कायम हो गया और लड़की को आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ले जाऊंगा, फिक्र न करो। लड़की के चेहरे पर एक नूर सा फैल गया। उसने पूछा, तुम इनके साथी नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास किस मकसद के लिए भेजा है ये भी तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज रात नहीं तो कल रात मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। मैंने उससे बड़ी धीमी आवाज में गुफ्तगू की। वो भी धीमे लहजे में बात कर रही थी। उसने नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कानों में सोने के बुंदे थे। नाखूनों पर नेल पॉलिश थी। उसके लिबास से किसी निहायत आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी मध्यम सी खुशबू आ रही थी। लगता था ये परफ्यूम 2 रोज पहले उसने लगाया होगा। तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और उसके माता पिता कहाँ होते हैं, उसका घर कहाँ है। लड़की ने बताया कि उसका नाम शकुंतला देवी है। उसके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं। उसकी माता जिंदा है। एक बड़ा भाई है। उनकी हवेली वहां से 50 कोस के फासले पर ग्वालियर झांसी रेलवे ट्रैक के दरमियान रियासत छिंदवाड़ा में है। उसका बाप रियासत के राजा का दीवान था। बाप के मरने के बाद वो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ अपनी आबाई हवेली में रहती है। उसने ग्वालियर के एक कॉलेज से अंग्रेजी में MA किया हुआ है और वो अंग्रेजी में शायरी भी करती है। वो कालिदास पर एक किताब भी लिख रही है। रियासत से कुछ वजीफा मिलता है। थोड़ी सी जागीर है जिस पर हवेली के मुलाजिमों के अलावा दूसरे अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं। उसने बताया कि हवेली से थोड़ी दूर एक तालाब वाला छोटा मंदिर है। वो सुबह के वक्त स्नान करने और पूजा करने अकेली तालाब पर गई थी कि कुछ डाकू अचानक घोड़ों पर सवार आ गए। उन्होंने उसे वहीं दबोच कर घोड़े पर डाला और ले गए। अपनी दास्तान मुख्तसरन सुनाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और इन डाकुओं के पास क्यों रहता हूँ। मैंने कहा मेरा नाम धर्मवीर है। मेरा इन डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं, बस यूं समझ लो कि मैं भी इनमें फंस गया हूँ। मैं खुद यहाँ से फरार होने वाला था, अब तुमको साथ लेकर जाऊंगा। शकुंतला ने पूछा, इन डाकुओं ने तुम्हें मेरे पास किस लिए भेजा था? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने सर घुटनों पर टिका दिया और गहरी सांस लेकर कहने लगी, क्या मैं अपनी माताजी और अपने भैया जी के पास पहुंच सकूंगी? और मैंने चिराग की रोशनी में उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा तो मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगा। आगे जो होगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचने लगी। मैंने सुरंग के धाने की तरफ देखा। सुरंग के बाहर दिन की रोशनी में डाकू बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने शकुंतला से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से अपनी हवेली का रास्ता मालूम है? वो बोली, ये लोग मुझे कई जंगलों से गुजार कर यहाँ लाए हैं। इस वक्त रात हो गई थी। मुझे अगवा करने के बाद एक जगह छुपा कर रखा गया था। फिर जब रात का अंधेरा हो गया तो मुझे वहां से लेकर चले थे। इतना याद है, रास्ते में एक दरिया का पुल आया था और उस पुल पर से रेलगाड़ी गुजरी थी। इतना मुझे अंदाजा है कि मैं अपनी हवेली से 40-50 मील के फासले पर हूँ। दरिया के रेलवे पुल पर पहुंच जाऊं तो वहां से अपनी रियासत में पहुंच सकती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम खामोशी से बैठी रहो। इतना तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी इज्जत पर कोई शख्स हमला नहीं करेगा। मैं आज या कल रात को किसी भी वक्त आऊंगा
اور यहाँ से फरार हो जाएंगे। मैं खामोशी से उठा और सुरंग में बाहर की तरफ चल पड़ा। अब मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि मेरे पास पैसे होते हैं या नहीं। मैं इस पढ़ी लिखी शरीफ लड़की की इज्जत इन डाकुओं से हर हालत में बचाना चाहता था। लड़की ने मुझे बता दिया था कि उसके भाई के पास 1 लाख रुपया नहीं है, क्योंकि उनकी सारी जायदाद और जमीनें साहूकार के पास पहले ही गिरवी रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि डाकू और उनके वो साथी जो शकुंतला को अगवा करके लाए थे उसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे और वो जैसा कि उसने कहा है खुदकुशी कर लेगी। मेरे ज़मीर ने ये गवारा न किया कि एक लड़की की इज्जत दरिंदों के हाथों बर्बाद हो रही हो और मैं खामोश तमाशाई बना रहूं। मैं बाहर दरख्तों के पास आया तो लक्खू चारपाई पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, क्या कहती है लड़की? मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, लक्खू काका, लड़की पढ़ी लिखी जरूर है मगर बड़ी जिद्दी है, अभी अपने घर खत लिखने पर राजी नहीं हो रही, पर तुम फिक्र न करो, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे राजी कर लूंगा। लक्खू हंसने लगा। अरे सुना है इनकी बड़ी हवेली है, जमींदारी है, जमीन बेचकर भी वो लोग लाख रुपया दे सकते हैं, क्या इन्हें अपनी लड़की की इज्जत नहीं चाहिए? मैंने कहा, दादा मुझे 2-1 दिन की मोहलत दे दो, इस दरमियान में तुम लोग अपने तौर पर भी लड़की के घर वालों से बात करते रहो। लक्खू सिगरेट का कश लगाकर कहने लगा, चलो हमें क्या, रुपया नहीं देते तो ना दें, हम पहले तो खुद लड़की से ऐश करेंगे, फिर बंबई ले जाकर बेच देंगे इसे। रामू चूल्हे के पास कुछ दूर बैठा था। लक्खू ने रामू से ऊंची आवाज में कहा, ओ रामू, दारू का बंदोबस्त करके रखना, आज रात को सभा जमेगी। लक्खू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू तुम दारू जरूर पीते होगे, आज रात तुम्हें खालिस बरगद की छाल का दारू पिलाएंगे। मैंने जल्दी से कहा, नहीं लक्खू दादा, मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, दारू पी लिया तो तबीयत फिर बिगड़ जाएगी, चलो तुम्हारी मर्जी। वो उठकर रामू के पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। आज रात ये डाकू लोग शराब और कबाब की महफिल गर्म करने वाले थे। इसका मतलब था कि आज की रात फरार होने के लिए बड़ी मौजू थी। उसके बाद खुदा जाने ये मौका मिलता है या नहीं। चारपाई पर बैठे बैठे मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। ये लोग अपने घोड़े नीचे दरख्तों के साए में बांधते थे। नीचे उस तरफ से भी रास्ता जाता था और उस जानिब से भी रास्ता जाता था जिस जानिब वो सुरंग थी जिसमें शकुंतला को कैद किया गया था। मुझे उसी तरफ से रात को शकुंतला को निकालना था। इसके लिए जरूरी था कि मैं घोड़े पहले उस तरफ वाले दरख्तों से खोलूं और फिर उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊं। घोड़ों का ख्याल मुझे इसीलिए आ गया था कि इस जंगल को मैं देख चुका था। ये बड़ा घना और दुश्वार गुजार जंगल था। झाड़ियां दरख्तों में और दरख्त झाड़ियों में उलझे हुए थे। आती दफा मुझे लक्खू और उसके साथी जिस रास्ते से लाए थे वो कोई शॉर्टकट रास्ता था, वहां से भी घोड़ों पर बैठकर ही आसानी से गुजरा जा सकता था। ये ग्वालियर झांसी रेंज के वस्त हिंद के जंगल थे जो जंगली दरिंदों और दलदलों, बरसाती नालों, घाटियों और हशरातुल अर्ज से भरे हुए थे। अगर मैं शकुंतला को लेकर चलता हूँ और कुछ देर बाद यहाँ किसी को हमारे फरार का इल्म हो जाता है तो ये लोग जंगल के भेदी होने की वजह से हमें रास्ते में ही पकड़ सकते थे। जरूरी था कि यहाँ से फरार होने के बाद जितनी जल्दी जितनी दूर निकल सकें निकल जाएं। इसके लिए घोड़े बेहतरीन सवारी थे। वो घनी झाड़ियों से भी इंसानों की निस्बत ज्यादा तेजी से निकल सकते थे और खुली जगह पर हम उन्हें दौड़ा भी सकते थे। खतरा अगर था तो ये था कि घोड़ों को पकड़ते और सुरंग की दूसरी तरफ लाते वक्त वो जोर से हिनहिनाना और टापे मारना ना शुरू कर दें, क्योंकि मैं उनके लिए अजनबी था। शाम हो गई तो डेरे में दरख्तों के नीचे शराब और कबाब की महफिल का एहतमाम शुरू हो गया। दोनों चूल्हों पर जंगल से मार कर लाए हुए हिरन का गोश्त पकने लगा। रामू दोपहर को ही किसी करीबी गांव से बरगद के छाल की शराब लेने चला गया था। शाम को आया तो कपड़े में 6 बोतलें बांधकर घोड़े के आगे रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर हमें आज रात ही निकलना है तो क्यों ना शकुंतला को जाकर खबरदार कर दूं कि वो तैयार रहे, हम आज रात भाग रहे हैं। मैं आसानी के साथ उससे मिल भी सकता था। मैंने लक्खू दादा से कहा कि मैं लड़की के पास जाकर एक बार फिर दबाव डालकर कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर वालों के नाम खत लिख दे। लक्खू खुश होकर बोला, ठाकुर बाबू ये बड़ा नेकी का काम है, इसमें लड़की का ही भला है, वरना उसकी बोटी भी उसके घर वालों के हाथ ना आएगी, सारी उम्र अपनी बेटी के लिए रोते रहेंगे। मैंने अपने दिल में कहा, मेरे खुदा ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सुरंग की तरफ जाने लगा तो लक्खू बोला, उसे बता देना कि कल अगर उसने खत लिख कर न दिया तो फिर उसके साथ वो सुलूक शुरू हो जाएगा जो तमाम तमाशबीन बदमाश औरतों के साथ करते हैं। हाँ जाओ, सुबह मैं गांव से बड़े कागज और पेंसिल भी मंगवा लूंगा। यहाँ हमारे पास कागज नहीं है, कोई पेंसिल कलम भी नहीं है। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, कल तुम्हें लड़की का खत मिल जाएगा। लक्खू खुश खुश उस तरफ चल दिया जिधर दरख्तों के नीचे दरी बिछी थी। शराब की बोतलें रख दी गई थीं और कांसी के छोटे गिलास भी आ गए थे। तकरीबन सारे आदमी वहां जमा एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और गोश्त पकता देख रहे थे। मैं खामोश खामोश जैसे बादल नखास्ता चलता सुरंग की तरफ गया। सुरंग के बाहर एक डाकू बराबर पहरे पर मौजूद था। मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, उसे मैं बड़ी आसानी से रात के वक्त काबू कर सकता था। अगर मुझे कमांडो ऑपरेशन करना होता तो ये सारे लोग मेरे सामने कोई रुकावट नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा ईसार किया था। खा अपने लालच के लिए ही सही,
لیکن میں ان کے حسن سلوک اور مہمان نوازی کا بدلہ ان لوگوں کی گردنیں توڑ کر نہیں دینا چاہتا تھا۔ سرنگ کے باہر پہرا دینے والے نے مجھے دیکھا اور خاموش رہا۔ میں سرنگ میں چلا گیا۔ شکنتلا صف پر دیوار کی طرف منہ کیے پڑی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ چراغ جل رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو چہرے کی پریشانی قدرے دور ہو گئی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں آج رات کسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ چہرے پر آئی ہوئی بالوں کی لٹ ہاتھ سے ہٹاتی ہوئی بولی، کیا سچ؟ میں نے کہا، ہاں۔ یہ لوگ رات کو شراب کی محفل گرم کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ آدھی رات تک شراب کے نشے میں دھت ہو جائیں گے۔ بس اسی لمحے ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم ان کے 2 گھوڑے بھی ساتھ لے لیں گے تو وہ کہنے لگی، گھوڑے شور تو نہیں مچائیں گے؟ میں نے کہا، میں انہیں قابو کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہاں سے ہمیں کس طرف کو جانا ہوگا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے اسے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھایا کہ اس طرف نارتھ یعنی شمال ہے، اس طرف ساؤتھ ہے، اور اس طرف ایسٹ اور اس طرف ویسٹ ہے۔ وہ ویسٹ کی طرف ہاتھ کر کے بولی، ہم اس طرف جائیں گے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس رات یہ لوگ مجھے اغوا کرنے کے بعد لے کر نکلے تھے تو آسمان پر ستاروں کو میں نے دیکھا تھا۔ میری سمجھ کے مطابق یہ لوگ مجھے ایسٹ کی طرف لے کر چلے تھے۔ اوکے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اب آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت آ سکتا ہوں، تم تیار رہنا۔ اوکے، شکنتلا نے کہا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں سرنگ سے نکل کر واپس آ گیا۔ ابھی شام کا اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے اس پگڈنڈی کا جائزہ لینا چاہتا تھا جہاں سے گھوڑوں کو لے کر مجھے سرنگ کی دوسری طرف جانا تھا۔ جب میں صحن کی پتھریلی سیڑھی اتر کر نیچے جدھر گھوڑے بندھے ہوئے تھے جانے لگا تو لکھو نے مجھے دیکھ لیا۔ بولا، بابو کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو آؤ، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ میں لکھو کو یہ کہہ کر شکنتلا کے پاس گیا تھا کہ میں اسے خط لکھنے کے بارے میں دباؤ ڈالنے جا رہا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، دادا میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، تمہیں مصروف دیکھا تو سوچا پہلے ذرا ندی پر جا کر ہاتھ منہ دھو لوں۔ اس وقت لکھو دری پر اپنے ڈاکو ساتھیوں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس چلا گیا۔ کیا کہتی ہے راجکماری؟ میں نے کہا، دادا تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، لڑکی خط لکھنے پر راضی ہو گئی ہے۔ کل 1-2 کاغذ اور پینسل کہیں سے منگوا لینا۔ لکھو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے کہا، بابو آخر پڑھے لکھے ہو، تمہاری پڑھائی کا جادو چل گیا۔ ارے رامو رے، کل بنجریا کو گاؤں بھیج کر کاپی پینسل منگوائے لینا۔ رامو چولہے کے پاس بیٹھا ہنڈیا میں ڈوئی ہلاتے ہوئے بولا، منگوا لوں گا دادا، تم دارو کی بوتل کھول دو، گوشت تیار ہو گیا ہے۔ لکھو نے کہا، ذرا سورج تو چھپ جانے دو، اس نے دیکھ لیا تو بھگوان کے آگے جا کر ساری شکایت کرے گا کہ ہم دارو پیتے ہیں۔ پھر میری طرف پلٹ کر بولا، بابو نیچے ندی پر جاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں دادا، ذرا ہاتھ منہ دھونا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دے کر کہا، ارے بھگوارے، جا رے بابو کا نیچے جا کر ندی پر منہ دھلا دے۔ یہ لوگ برابر میری نگرانی کرتے رہے تھے۔ ان کے نزدیک میں بھی سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھا، کیونکہ ان کے خیال میں میرے پاس سونے کی ڈلیوں والی ہنڈیا کا راز تھا۔ ایک ڈاکو میرے ساتھ ہو گیا، اس نے کاندھے پر بندوق ڈال رکھی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نیچے ایک کھلی جگہ پر درختوں کے نیچے 6-7 گھوڑے بندھے گھاس کھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ٹیلے کے نیچے بل کھاتی ہوئی سرنگ کے دوسرے راستے کی جانب نکل گئی ہے۔ مجھے رات کو گھوڑے لے کر اس پگڈنڈی سے گزرنا تھا۔ میں نے نیچے ندی پر جا کر ہاتھ منہ دھویا، ٹھنڈا پانی پیا اور واپس ہو لیا۔ واپسی پر بھی میں نے جائے واردات کا سرسری جائزہ لے لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جب رات ہو گئی تو ان لوگوں کی دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ شراب کی بوتلیں کھل گئیں، شور شرابہ مچنے لگا۔ میں اس خیال سے جھوپڑی کے اندر جا کر لیٹ گیا کہ باہر رہوں گا تو لکھو ضرور مجھے شراب پینے پر مجبور کرے گا، اور میں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو ایٹ لیسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ اور اگر آپ مجھے ایز اے کانٹینٹ کریٹر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنکس آپ کو اسکرین پر بھی اور ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔